प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे फिलीपींस की। दक्षिण सागर में फिलीपीन के साथ हुए हिंसक समुद्री संघर्षों के बीच अमेरिका फिलीपीन में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। उधर चीनी किंगदाओ शहर में विदेशी नौसैन्य अफसरों की बैठक में शीर्ष चीनी अधिकारी ने चेताया कि विवादित क्षेत्र में नाकाबंदी से बचें। चीन के दूसरे सर्वोच्च रैंकिंग वाले सैन्य अधिकारी झांग युक्सिया ने कहा कि समुद्र एक ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए जहां देश अपनी गनबोट मांसपेशियों का प्रदर्शन करे। झांग ने कहा चीन वार्ता से अन्य देशों के साथ समुद्री विवादों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। विवादित क्षेत्र में शुरू युद्धाभ्यास के बीच झांग ने बताया कि चीन अपना दुरुपयोग नहीं होने देगा। झांग ने धमकाया जो लोग जानबूझकर दूसरों को उकसाते हैं, तनाव भड़काते हैं, जो स्वार्थ के लिए दूसरे पक्ष के विरुद्ध एक पक्ष का समर्थन करते हैं, वे खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। चीन ने इस संगोष्ठी को क्षेत्रीय हितों के विरोधी देशों के लिए विचारों के आदान प्रदान का एक दुर्लभ अवसर बताया। बैठक में अमेरिकी प्रशांत बेड़े के कमांडर एडमिरल स्टीफन कोलर ने भाग लिया। उनके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस और ब्रिटेन भी इसमें शामिल रहे। फोरम का सदस्य देश होने के बावजूद फिलीपीन इसमें शामिल नहीं हुआ। जापानी अधिकारी ने नौसेना से द्विपक्षीय वार्ता को अच्छा मौका बताया। चीन में बैठक के बीच फिलीपीन अमेरिकी बलों के विवादित जल क्षेत्र के पास युद्धाभ्यास में मित्र देशों की मारक क्षमता चीन को चिंतित करने वाली है। बीजिंग में इस युद्धाभ्यास को लेकर बौखलाहट देखी गई है। 10 मई तक चलने वाले इस अभ्यास में 250 से अधिक फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई बलों के साथ साथ उनके 16,000 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल होंगे। ये व्यापक युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीनी तटरक्षक जहाज लगातार गत एक वर्ष में कई बार फिलीपीनी जहाज़ों का रास्ता रोके हैं और क्रू सदस्यों को पानी की तेज बौछारों से हमले किए हैं। झांग युक्सिया ने बैठक में मौजूद वरिष्ठ विदेशी सैन्य नौसैन्य प्रतिनिधियों को परोक्ष रूप से चेताते हुए कहा कि समुद्री नियंत्रण घेरा और द्वीप नाकाबंदी करने से दुनिया केवल विभाजन और शांति के भंवर में डूब जाएगी। बता दें कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन, ब्रुनई, वियतनाम जैसे देश चीनी आक्रामकता के विरुद्ध में खड़े हैं। उधर पूर्वी सागर में जापान भी चीनी गतिविधियों के खिलाफ है। फिलीपीन से उसका समुद्र में लगातार टकराव जारी है। इस बैठक के आयोजन का मकसद भी छोटे देशों को परोक्ष संदेश देना भी है कि वे चीनी प्रभुत्व को स्वीकार कर लें। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने चीन के दरवाजे पर मिसाइल प्रणाली की तैनाती पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा अमेरिका के कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, गलत निर्णय और गलत आकलन का खतरा बढ़ गया है। चीन की आक्रामकता से निपटते और अपने जल क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए ताइवान की नौसेना अगले महीने 2 और स्वदेशी निर्मित स्टील्थ मिसाइल पोत कॉर्वेट हसुजियांग पीजीजी 621 और वुजियांग पीजीजी 623 तैनात करेगा। सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ताइवान ने बताया कि दोनों मिसाइल पोत मई की शुरुआत में नौसेना में शामिल किए जाएंगे। पिछले साल फरवरी और जून में लॉन्च किए गए दोनों कॉर्वेट इस फरवरी में नौसेना को सौंपे गए थे। ये तुओजियांग क्लास स्टेल्थ मिसाइल कॉर्वेट है। ताइवान नौसेना 2026 के अंत तक कुल 11 तुओजियांग क्लास कॉर्वेट तैनात करने की तैयारी कर रही है। ये अब बात करें चाइना के जो स्टेल्थ बमबरसक विमान है उसके बारे में। डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक खुफिया अधिकारी के अनुसार चीन के नए लंबी दूरी के स्टेल्थ बमबरसक जिसे सियान S-20 के नाम से जाना जाता है, कुछ भी हो अमेरिकी अधिकारियों को भरोसा है कि यह अमेरिकी डिज़ाइनों पर खरा नहीं उतरेगा। अधिकारी ने कहा कि S-20 के साथ बात यह है कि जब आप वास्तव में सिस्टम डिज़ाइन को देखते हैं तो यह शायद USLO प्लेटफॉर्मों में जितना अच्छा नहीं है, विशेष रूप से अधिक उन्नत जो हम नीचे आ रहे हैं। आज पेंटागन में पत्रकारों के साथ एक ब्रीफिंग में नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा उन्हें कई इंजीनियरिंग डिज़ाइन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आप वास्तव में उस सिस्टम क्षमता को B2 या B-21 के समान कैसे कार्यान्वित करते हैं। उम्मीद है कि S-20 नए B-21 रेडर जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्मों के लिए बीजिंग का जवाब होगा। हालांकि गहन राज्य गोपनीयता को देखते हुए चीनी कार्यक्रम के बारे में बहुत कम जानकारी है। मार्च में एक चीनी सैन्य अधिकारी ने कथित तौर पर राज्य के स्वामित्व वाले अखबार हांगकांग कमर्शियल डेली को बताया कि S-20 का जल्दी अनावरण किया जाएगा। हालांकि समय रेखा स्पष्ट नहीं है। आप इसका अनावरण सिर्फ इसलिए करना चुन सकते हैं क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि वे एक महान सैन्य शक्ति हैं। आप जानते हैं इसका मतलब यह नहीं कि यह वास्तव में उस तरह की क्षमता प्रदान करता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होगी या उस मात्रा में जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी। डीओडी खुफिया अधिकारी ने कहा यह पूछे जाने में किया S-20 चिंता का विषय है। अधिकारी ने उत्तर दिया वास्तव में नहीं। ये पहली बार नहीं है जब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अधिकारी ने चीन की सैन्य विमानन आधुनिकीकरण योजना के एक महत्वपूर्ण हिस्से को मौखिक रूप से खारिज कर दिया। सितंबर 2022 में पूर्व प्रशांत वायु सेना कमांडर जनरल केनेथ विल्सबैक ने संवाददाता से कहा कि J-20 स्टेल्थ फाइटर बहुत सारी नींद बर्बाद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। डीओडी के खुफिया अधिकारी ने आज कहा कि J-20 अभी भी एक अत्यधिक सक्षम प्रणाली है, लेकिन वह सभी मूल मापदंडों को पूरा नहीं करती है।
अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई की तैयारी। हालांकि इसे चीन ब्रीफिंग के रूप में नहीं देखा गया, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस खुफिया अधिकारी की आज की टिप्पणियां लगभग विशेष रूप से बीजिंग द्वारा उत्पन्न सैन्य खतरे पर केंद्रित थी, जिसे पेंटागन के अधिकारियों ने अमेरिका की गति चुनौती करार दिया है। अधिकारी ने कहा कि चीन अमेरिका के साथ लंबे संघर्ष के लिए समाज के सभी स्तरों को तैयार करने के बारे में गंभीर है। इस बात पर जोर देते हुए बीजिंग अमेरिकी सैन्य कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए जानबूझकर पीपल लिबरेशन आर्मी को लैस कर रहा है। चीन के बढ़ते सैन्य आधुनिकीकरण का एक मुख्य फोकस उसके परमाणु पोर्टफोलियो का विस्तार है। बीजिंग ने पहले से ही 500 परमाणु हथियारों का परिचालन शस्त्रागार इकट्ठा कर लिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि 2030 तक 1000 को पार कर सकता है, लेकिन देश के वास्तविक के कुछ तथ्यों के बारे में संदेह है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य कौशल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे ईंधन के बजाय पानी से भरी मिसाइलें और मिसाइल साइलो जैसे परिणाम सामने आए, जिनके लॉन्च ढक्कन शायद काम नहीं करेंगे। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि चीन के सैन्य बल में उनमें से कुछ में शायद पानी भरा हुआ था या दरवाजे के ढक्कन खुले नहीं थे, लेकिन सभी नहीं। अधिकारी ने कहा कि मुझे लगता है कि चीनी पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती वास्तविक प्रणालियों की इतनी अधिक क्षमता नहीं है, बल्कि उन प्रणालियों को गति और बड़े पैमाने पर प्रभावी ढंग से नियोजित करने के लिए कर्मियों की अधिक क्षमता है। विशेष रूप से चीन की रॉकेट फोर्स ने हाल के महीनों में कई नेताओं को सार्वजनिक रूप से उनकी भूमिकाओं से निष्कासित कर दिया है। उन्हें कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत तत्कालीन रक्षा मंत्री ली शांगफू भी शामिल थे। हालांकि पिछले वर्षों में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना सत्ता को अधिक आसानी से मजबूत करने का एक मोर्चा हो सकता है। अधिकारी के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हालिया भ्रष्टाचार विरोधी कदम वास्तव में भ्रष्टाचार के उदाहरणों को लक्षित करते प्रतीत होते हैं। ये हम ईरान के बारे में बात करें। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि भारत गाजा में इसराइल के अभियानों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र में शांति स्थिरता लाने के लिए भारत की किसी भी मध्यस्थ भूमिका का स्वागत करेगा। इलाही ने कहा कि ईरान ने पिछले सप्ताह इसराइल पर हुए हवाई हमले के बारे में भारत को पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य इसराइल को रोकना और लाल रेखाओं को पार करने की संभावित कीमत को प्रदर्शित करना था। राजदूत ने यह भी दावा किया कि दोनों उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया है। व्हाइट हाउस ने 13 अप्रैल को इजरायली ठिकानों पर लगभग 350 ड्रोन और मिसाइलें भेजने वाले ईरान के हमले को शर्मनाक विफलता बताया है, क्योंकि 90% से अधिक को अमेरिका, इजराइल और जॉर्डन ने पहले ही मार गिराया था। तो हिंदू को एक लिखे उत्तर में ईरानी राजदूत ने कहा, इजराइल और पश्चिमी देश यही कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है और इजरायली शासन को समझ आ गया है कि ईरान की मिसाइल क्षमता क्या है। प्रत्येक ऑपरेशन का अपना उद्देश्य होता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य इसराइल को रोकना और उनके लापरवाह कार्यों के खतरनाक परिणामों के बारे में चेतावनी देना था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशनों ने साबित कर दिया कि अगर ईरान अधिक विकसित हथियारों का उपयोग करने का निर्णय लेता है तो इजरायली रक्षा बलों के सभी महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे आसानी से सुलभ होंगे। ईरान ने कहा कि उसके हमले 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास की इमारत पर इसराइल की बमबारी की वैध प्रतिक्रिया थी, जिसमें एक वरिष्ठ ईरानी जनरल सहित 7 सैन्य सलाहकार मारे गए थे। ईरानी राजदूत इलाही ने इसराइल के उस हमले को वियना कन्वेंशन और राजनयिकों की सुरक्षा पर अन्य सम्मेलनों का उल्लंघन बताया था। इसराइल के हमले और ईरान की जवाबी हमले दोनों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया को तटस्थ रूप के में देखा गया, जिसमें किसी भी देश की प्रत्यक्ष निंदा नहीं की गई, लेकिन क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई। इलाही ने कहा कि मैं भारत सरकार के लिए नहीं बोल सकता। ऐसी स्थितियों में प्रत्येक देश को अपनी स्थिति होती है, लेकिन यह निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार राजनयिक स्थानों पर हमला करना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि भारत को 7 अक्टूबर को हमारे द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध में गाजा के इजरायली कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए, जिसमें 1200 से अधिक इजरायली मारे गए और दर्जनों को बंधक बना लिया गया। तब से इजरायली कार्रवाई में 35,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इलाही ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत गाजा में इजरायली कार्रवाई को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा भारत सरकार इसराइल की इन कार्रवाइयों की निंदा करने में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। ये पूछे जाने में क्या भारत इसराइल दोनों के साथ अपने मजबूत रणनीतिक संबंधों को देखते हुए क्षेत्र में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। इस पर ईरानी राजदूत ने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्र में तनाव कम करने, शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए किसी भी कार्रवाई का स्वागत करेगी। आइए हम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के 5 दिवसीय दौरे के बारे में बात करें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 5 दिवसीय निजी यात्रा पर सोमवार देर रात चीन रवाना हुए। शरीफ परिवार इस यात्रा को लेकर सार्वजनिक रूप से अधिक जानकारी देने से बच रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN ने बताया कि उनके सर्वोच्च नेता अपने पोते जुनैद सफदर और निजी कर्मचारियों के साथ लाहौर हवाई अड्डे से चाइनीज सदर्न एयरलाइंस की उड़ान से एक निजी यात्रा पर चीन रवाना हुए। PMLN ने शरीफ की चीन की 5 दिवसीय यात्रा के विस्तृत विवरण की जानकारी नहीं दी है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि शरीफ चीन में चिकित्सीय जांच कराएंगे और पंजाब में विकास परियोजनाओं के संबंध में कुछ चीनी कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। उनकी बेटी मरियम नवाज पंजाब की मुख्यमंत्री है। ऐसा बताया जा रहा है कि विदेशी
मंत्री इसाक डार भी उनके साथ यात्रा पर गए हैं। पीएमएलएन हलकों में ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि शरीफ चीन में संभवतः किसी विशेष काम से गए हैं। शरीफ पहले भी कभी चिकित्सीय कारणों से चीन नहीं गए। वो 2019 में चिकित्सीय आधार पर ब्रिटेन गए थे। अब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद 2023 में लौटे थे। उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ केंद्र में 6 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।